नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत गोरखनाथ जी को पढ़ा था और हम लोगों ने यह जाना कि गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों की संख्या में वह भी हैं। अगर हम देखिए, गोरक्ष नाथ या गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नाथों की संख्या पे हम लोगों ने बात किया कि नाथों की संख्या 9 है। हम लोगों ने यह देखा कि कौन 4 ऐसे लोग हैं कि जो सिद्धों और नाथों की परंपरा दोनों में आते हैं। हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया, नाच गोच। ठीक है, नाच गोज मतलब नागार्जुन, चरपट, गोरखनाथ और जलंधर नाथ, ये जो है नाथ और सिद्धों की परंपरा में हम लोगों ने देखा प्रिय विद्यार्थियों कि गोरखनाथ के कुछ संस्कृत ग्रंथ हैं जिनमें सिद्ध, सिद्धांत, पद्धति, विवेक, मार्तंड, शक्ति, संगम तंत्र, निरंजन पुराण, बैराट पुराण। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत हेमचंद जी को पढ़ेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। और हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुत सी चीजें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल में बताई गई हैं, चीजें हमें याद हो जाएं। ठीक है, वही असली अच्छी पढ़ाई है, वही असली पढ़ाई। अब देखिए, कह रहे हैं हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। ठीक है, अगर हम बात करें हेमचंद जी का, ठीक है, तो देखते हैं कि दो राजा हैं जिनकी चर्चा आचार्य शुक्ल करते हैं और ये बताते हैं कि इनके यहाँ इनका बड़ा मान था। अब जैसे गुजरात के सोलंकी राजा कौन थे? सिद्धराज जय सिंह। ठीक है, उनके के यहाँ और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। ठीक है, ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। अब जैसे आपसे इतना ही पूछ ले, ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह युक्ति किस कवि के संदर्भ में या आदिकालीन कवि के संदर्भ में कहा है? ठीक है, तो अच्छा प्रश्न हो जाएगा ये। कह रहे हैं इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम चंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने सिद्धराज मतलब जय सिंह, सिद्धराज से जय सिंह जो गुजरात के सोलंकी के रहने वाले थे। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि व्याकरण ग्रंथ आदिकाल में 2 हमें मिल गए। कौन कौन से? एक तो दामोदर शर्मा का उक्ति व्यक्ति प्रकरण, एक दूसरा ग्रंथ जिसमें हमें ये आज पता चल गया कि एक और बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ बनाया, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। ठीक है, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, कहीं कहीं इसका नाम शब्दानुशासन भी मिलता है, लेकिन हमसे पूछ ले हिंदी शब्दानुशासन तो प्रिय विद्यार्थियों हम बताएंगे किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, अब देखिए जो इन्होंने ग्रंथ बनाया, एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। ठीक है, हमें एक बात पता चल गया कि इसमें संस्कृत, इसमें प्राकृत, इसमें अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। किसने? हाँ, तो तीनों का समावेश किसने किया? तो हेमचंद जी ने किया इसमें। ठीक है, तीनों भाषाओं का, संस्कृत का भी, प्राकृत का, अपभ्रंश का भी। अब देखिए, अपभ्रंश के, ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए, और ये परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रंग लीजिएगा अपने बुक में। ठीक है, अब देखिए, कह रहे हैं अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय के पहले हैं। कुछ दोहे देखिए, जैसे ये नेट की परीक्षा में पूछा। ठीक है, इसका भावार्थ पूछ लिया था, कहीं ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया कि पंक्ति दे दी और बताइए, बताइए क्या हेमचंद जी की है या गोरखनाथ की है, सहरपा की, किसकी है, बता दीजिए। देखिए, अब कह रहे हैं कि देखिए इसमें भल्ला हुआ जुमारिया बहिड़ी मारा कंतु लज्जेयम तू वैस वयंसी अहु जय भग्या घरुएंतु। ठीक है, भल्ला हुआ जुमारिया बहिड़ी मारा कंतु। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? तो हेमचंद जी की है। इसमें हेमचंद, इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? तो भावार्थ ये है कि भला हुआ जो मारा गया है बहन हमारा कांत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी सम वयस्काओं से लज्जित होती। ठीक है, अब आज के समय पत्नी का ये लड़ाई मत करिएगा। ठीक है, शांति से घर चले आइएगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि वो कह रही अच्छा हुआ जो मारा गया, अगर वो कायर की तरह घर लौट आता तो लज्जित हो जाती मैं। ठीक है, अब देखिए फिर अगला पंक्ति देखिए, अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? कह रहे जय सो न आवई दुई घरु काई अहो मोहि तुझु वयडु ज खंडई तऊ सही ए सोपिय होई
न मुझू। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, कह रहे हैं जई सो न आवई दुई घरु काई ओहु मोहि तुझू वयणु ज खंडई तऊ सई ए सो पियू न मुझू। ठीक है, अब देखिए देखिए एक चीज मैंने देखा कि वेणु, ठीक है, वेणु शब्द, ठीक है, वेणु शब्द और इसके पहले के पंक्ति में हमने लिखा वयंसी अहु। ठीक है, तो ऐसे शब्द हेमचंद के पंक्तियों में मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब कह रहे हैं हे दूती यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है, हे सखी जो तेरा वचन खंडित करता है, श्लेष से दूसरा अर्थ जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता है वह मेरा प्रिय नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगली पंक्ति कह रहे हैं जे महु दृढ़ा दीहड़ा दइये पवन पवशंतेण। ठीक है, हमसे कह रहे हैं जे महु दृढ़ा दीहड़ा दइये पवनस्तेण ताड़ गणतीय अंगुलियों जजरियाऊ नहेर। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसमें कह रहा है कि जो दिन या अवधि दैत्य अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जरित हो गई हैं। ठीक है, जे महुदृढ़ा दिहड़ा दई पव संतेण ताड़ गणतीय अंगुलियों जजराऊ नहेर। मतलब कहते ना कि मैं 10 दिन में लौट के आऊंगा, वो गिनते गिनते इनकी उंगली क्या हो रही है, जर्जरित हो रही है। ठीक है, अब देखिए ये महत्वपूर्ण पंक्ति है जो नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रिय विद्यार्थियों। प्रिय संगमी कौनिदड़ी पियवो परोखौ केव मई बिन्नवीय बिन्नसिया निदन एव नतेओ। मतलब कह रहे हैं कि प्रिय प्रिय के संगम में नींद कहाँ, मतलब आपके प्रिय पास में हो, ठीक है, तो आपको नींद कहाँ आएगा। प्रिय के परोक्ष में भी क्यों कर आवे, ठीक है, वो ना रहे तब भी नींद नहीं आएगा। मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हुई न यो नींद न त्यों। ठीक है, ना ऐसे नींद आ रहा है ना वैसे नींद आ रहा है। ठीक है, तो जगे रहिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की जिसके अंतर्गत कुमार पाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ से भर भर के प्रश्न आपको दिख रहे हैं। जैसे एक बार प्रश्न बना, अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक काव्य, कौन सा काव्य रचा, तो दयाश्रय काव्य रचा। ठीक है, अब देखिए जिसके अंतर्गत कुमार पाल चरित नामक एक प्राकृतिक काव्य भी है। ठीक है, अब ये प्रश्न बनता है कुमार पाल प्रतिबोध और कुमार पाल चरित, प्रिय विद्यार्थियों कि कुमार पाल चरित किसका ग्रंथ है, तो हम लोगों ने देखा कि यह जो है आदरणीय हेमचंद जी का है। ठीक है, प्राकृतिक काव्य। अब देखिए इस काव्य में अपभ्रंश के भी पद रखे गए। अब देखिए हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं, अब तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है इनके में। ठीक है, हम लोगों ने देखा प्रिय विद्यार्थियों कि गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह है और उनके भतीजे कुमारपाल जी हैं, उनके यहाँ इनका बड़ा मान था। ठीक है, इन्होंने अपने समय के सबसे बड़े व्याकरण सिद्ध हेम शब्द अनुशासन लिखा। ठीक है, जिसमें क्या किया, प्राकृत संस्कृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। हम लोगों ने देखा भल्ला हुआ जो मारिया बहरी कुमारा तंतु जय सोना आवई दु घरु काई अहो मोम तुझू। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जे हिमो दिलड़ा दिहड़ा दई पव संतेड़। ठीक है, प्यू संगमरी को निदड़ी पियो परोखो क्यों। ये सब पंक्तियां किससे संबंधित, तो हेमचंद से। हम लोगों ने यह भी देखा कि इन्होंने हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की जिसका, ठीक है, जिसमें क्या कुमार पाल चरित नाम का एक प्राकृतिक काव्य भी है। ठीक है, जिसमें अपभ्रंश के पद रखे गए। अब हम लोग पढ़ेंगे सोम प्रभु सूरी को। ठीक है, अब देखिए कुमार पाल चरित और कुमार पाल प्रतिबोध में बहुत कंफ्यूजन होता है। आज आप कंफ्यूजन अपना मिटा लीजिए। देखिए सोम प्रभ सूरी, देखिए ये प्र इस तरह है, कुमार पाल प्रतिबोध इसमें भी इसी तरह आएगा। ठीक है, आप इससे क्लियर कर सकते हैं। आपसे अगर पूछे कुमार पाल प्रतिबोध, और नेट की परीक्षा में कई बार प्रश्न बना है, ये यूपी टीजीटी पीजीटी में प्रश्न बना है। ठीक है, ये हर जगह प्रश्न बना, मैंने हायर में ये प्रश्न देखा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन है लोगों को। आप कंफ्यूजन मिटा लीजिए, आप साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, आप ये मिटा लीजिए कि सोम प्रभ सूरी प्र इस तरह इसमें है, प्रतिबोध में भी प्र इस तरह है, हमें तो हमारा उत्तर मिल गया। ठीक है, अब देखिए सोम प्रभु सूर भी क्या है, ये भी एक जैन पंडित थे।
ठीक है। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृतिक काव्य लिखा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, गद्य भी है पद्य भी है। ठीक है, तो चंपू कह सकते हैं लेकिन चंपू उल्लेख नहीं है, तो इतिहासकार जो कहेंगे हम उतना सुनेंगे। ठीक है, हमारा ये कर्तव्य है इतिहासकार जितना कहेंगे। अगर वो कह रहे हैं कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृतिक काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा कि गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल क्या है, इनका बड़ा मान था। तो जाहिर सी बात है क्या होगा इस ग्रंथ में। ठीक है, तो सोमप्रभुसूर भी इनसे संबंधित है। कुमारपाल प्रतिबोध में क्या बताते हैं कि हेमचंद ने जो कुमारपाल को उपदेश दिए, ठीक है, उनकी कथाएं इसमें लिखी हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है, बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। ठीक है, मतलब इनके में भी देखिए संस्कृत अपभ्रंश और प्राकृत तीनों आ गया है। ठीक है, अब देखिए अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अब अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ क्या है, सोमप्रभ और सिद्धपाल, ठीक है, के बनाए हुए हैं। सोमप्रभ मतलब सोमप्रभ सूर्य और सिद्धिपाल के कवि के बनाए हुए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। ठीक है, प्राचीन कुछ दोहे कह रहे हैं, रावण जाएऊ जहि दी अहि दह मुह एक शरीरु चिंता विय तैयहि जनरि कवणु पियावो खीरू। ठीक है, जिस दिन 10 मुंह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ तभी माता चिंतित हुई कि दूध किसमें पिलाऊं। ठीक है, अब देखिए ये सब क्या है, ये सब प्रिय विद्यार्थियों प्राचीन, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि अपभ्रंश के पद्यों का, ठीक है, पद्यों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभु सिद्धपाल का विद्वान। ये जो पद हैं ये प्राचीन के कुछ दोहे हैं, उनके उदाहरण है। अब देखिए कह रहे हैं, वेग विशिष्ठ बारीय जैवी मड़ोहर गत गंगा जल पखालियवि सुड़ी की हुई पवित्र। ठीक है, कह रहे हैं वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए। ठीक है, वारिये अर्थात बचाइए। यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। देखिए कितनी बड़ी बात। ठीक है, वेश विशिष्ट बारीय जैव मड़ोहर गत गंगा जल पखालियवि सुड़ी की हुई पवित्र। ठीक है, अब देखिए अगला पंक्ति क्या है, कह रहा है कि पिय हऊ थकी सैलू दिड़ु तू विरहगी किलंत थोड़ई जल जिमी मलिछई तल्लो विल्ली करंत। कह रहे हे प्रिय मैं सारे दिन तेरी विरहाग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलबेली करती है। बाप रे बाप। अब देखिए मेरुतंग हमसे देखिए एक आचार्य और मिल गया। देखिए हम लोगों ने जैन पंडित किसको देखा, जैन पंडित शब्द का यूज किया आचार्य शुक्ल ने हेमचंद के लिए। ठीक है, हेमचंद के लिए यूज किया। अब देखिए उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, आचार्य शुक्ल ने हेमचंद के लिए लिखा, ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। जैन पंडित शब्द का यूज किया सोमप्रभ सूर्य के लिए, क्षमा चाहेंगे, जैन पंडित शब्द का यूज सोमप्रभ सूर्य के लिए यूज किया। अब देखिए मेरुतंग के लिए क्या लिख रहे हैं, ठीक है, जैनाचार्य मेरुतंग, मतलब इनको पहले ही बता दे रहे हैं जैनाचार्य, परेशान मत हुई आप लोग। ठीक है, आराम से बस पढ़ते रहिए। कह रहे हैं इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में भर भर के प्रश्न आया कि प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ किसका है। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है, देखिए ये प्रश्न बन गया, लेकिन अब इसकी विषय वस्तु से पूछ लेगा कि भोज प्रबंध के ढंग पर, ठीक है, कौन सा ग्रंथ है। ठीक है, तो प्रबंध चिंतामणि है, भोज प्रबंध के ढंग पर। ठीक है, संस्कृत ग्रंथ है जी, मतलब भोज प्रबंध के ढंग पर। ठीक है, जो संस्कृत ग्रंथ था भोज प्रबंध, उसके ढंग पर ये प्रबंध चिंतामणि रची, जिसमें क्या हुआ, बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। अब देखिए इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं।
ठीक है। अब कह रहे हैं जो ये आख्यान है ना, उसी आख्यान के बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं, इसीलिए तो मेरुदंग का चर्चा अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत हुआ। अब प्रिय विद्यार्थियों, एक बार तो यह भी प्रश्न बना कि अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, उसमें मेरुदंग, विद्याधर, ये सब ऑप्शन में दिया था नेट की परीक्षा में। ठीक है, सारंगधर, ठीक है, ये भी प्रश्न आ चुका है। कह रहे हैं इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं जो बहुत पहले से चले आते थे। ठीक है, कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए। ठीक है, कुछ दोहे लोगों ने बताया कि राजा भोज के चाचा मुंज रहना उनके रहल। ठीक है, हमें ध्यान क्या देना है, हमें ये ध्यान देना है प्रिय विद्यार्थियों, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो ये है कि उन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए। इन आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। अब देखिए शुक्ल कह रहे हैं ना, जो मुंज के दोहे हैं ना, वो अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहां के राजा तैलप ने उसे बंदी बना लिया था या बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांध कर अपने यहाँ ले गया। ठीक है, मामला ये था ना कि मुंज तैलंग देश की चढ़ाई करने लगे, अब वहां राजा तैलप थे, उनको बंदी बना लिए, रस्सी से बांध कर अपने यहाँ ले गया था। वहां उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से, ठीक है, मृणालवती से प्रेम हो गया। ठीक है, ये त्यागपत्र वाली मृणाल नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वहां उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। ठीक है, बंदी भी बने, आज के समय तो कोई प्रेम ही नहीं करेगा, बंदी भी बने, प्रेम भी हो गया। अब देखिए, तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। ठीक है, इस प्रसंग के दोहे देखिए भाई साहब। अब झाली झाली टुड्डी, ठीक है, तू डिट्टी, किन किम न मुई किम न छुएई छु छुएव छरपुंज, हिंदई दूरी बंधियु जिम मंकड़ तिम मुंज। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, झाली टुड्डी, ठीक है, टुट्टी, किम न मुह किम न छुएऊ झरपुंज, हिंदई दूरी बधियु जिम मंकड़ तिम मुंज। ठीक है, कह रहे हैं टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मारा, छार पुंज क्यों ना हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। ठीक है, जैसे डोरी से बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहे हैं मुंज भड़ई मुड़ाल वही। ठीक है, मुड़ाल वही आपको शब्द दिख जाए ना तो तुरंत समझिए जैन आचार्य मेरुतंग, क्योंकि उसी में मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि भोज प्रबंध के ढंग पर। ठीक है, अब मुंज जब तैलंग देश की चढ़ाई तो मृणाल तैलप के राजा थे, उनकी बहन थी, मतलब राजा तैलप की बहन थी मृणालवती, उसे प्रेम हो गया। तो आप मृणाल शब्द ध्यान रख सकते हैं, मुड़ालवई। जुब्बड़ गयूम न झूरी, जय शक्कर सैखंड थी तो इस मीठी चूरी, मतलब कितनी बड़ी बात। देखिए मुंज कहता है, हे मृणालवती, गए हुए यौवन को ना पछता, यदि शर्करा के 100 खंड हो जाए तो भी यह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। मतलब शर्करा के 100 खंड हो जाए तो मिठास, ये नहीं कि दूसरा खंड ज्यादा मीठा हो गया तीसरा कम हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो गया हुआ यौवन को मत पछता, ऐसा मुंज कह रहा है। अब देखिए, जा मति पच्छई संप जई सामति पहली हुई, मुंज भड़ई मुड़ाल वई, बिघन न बेड़ई कोई। जो मत या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है, यदि पहले हो तो मुंज कहता है मृणालवती, विघ्न किसी को ना घेरे। ठीक है, मतलब कह रहे हैं ना कि जो मत या बुद्धि हमें बाद में प्राप्त होती है, अगर वो पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, जैसे आज हम लोग नौकरी के प्रति बहुत गंभीर हैं, बचपन में ही हो गए होते तब तक नौकरी मिल गई होती। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हे मृणालवती, विघ्न किसी को ना घेरे, अगर हम पहले ही क्या है मैच्योर हो जाएं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, बाह बिछोड़ भी जिह तू हाउ तेवई का दोषु, ही अठी जई निसर ही जाड़ऊ मुंज सरोसु। इसमें क्या कहा गया, इन्होंने क्या कहा। ठीक है,
इसमें कहा कि बाँह छुड़ाकर तू जाता है, वैसे ही मैं भी जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय स्थित अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानूं कि मुंज रूठा है। मतलब समझ रहे हैं कि रूठना, मतलब बाँह छुड़ाकर तू जाता है वैसे ही मैं भी जाती हूँ, क्या हर्ज है। ठीक है, हृदय से अगर निकल जाओ तब न मैं जानू कि मुंज रूठा है। ठीक है, अब देखिए, एऊ जम्मू न गुहम गीव भड़ सीरी खगू न भग्गू, तिखा तुरीय न मारिया, गोरी गली न लग्गू। यह जन्म व्यर्थ गया, न शुभटों के सिर पर खड्ग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सुंदरी के गले लगा। ठीक है, मतलब इनका जीवन ही भाई सबका चला गया। अब देखिए, फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। ठीक है, आचार्य शुक्ल कह रहा है फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त अगर वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी क्या है, अपभ्रंश में, अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे विद्याधर को। ठीक है, अब देखिए ये लोग 4-5 लाइन में ही शुक्ल ने बताया, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब देखिए विद्याधर के संदर्भ में क्या कहा, इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया है। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। शुक्ल कह रहे हैं कि भाई साहब हमको ग्रंथ का कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ पद्य अगर हम देखें तो प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा प्राकृत पैंगलम पूछे तब किसका है, तो लक्ष्मीधर का है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस नाम के कवि कन्नौज के किसी सम्राट, ठीक है, राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया है। ग्रंथ का पता नहीं, लेकिन कुछ पद जो है प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि विद्याधर ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किया है, यह इसके कुछ पद किस ग्रंथ में मिलते हैं, ऐसे पूछ ले तो प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। जैसे अब क्या कह रहे हैं, भय भजीय बंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रणमुक्ति चले, मरहट्टा धिट्टा लगी कट्ठा सोरठा भय पाए पले, चंपारण कंबा पब्बई झंपा उथी उथी जीव हरे, काशी सर राणा की औ पारा बिज्जा हर भड़मंती वरे। अब ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है, कि ये पंक्ति जो है पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। ठीक है, अब क्योंकि गलती होगी, ये गलती होगी, लेकिन अब हम लोग देखिए, हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा, जब शुरू में पढ़ा तो हम लोगों ने देखा कि इस नाम के कवि ने किसी कन्नौज के, ठीक है, कि एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन, ठीक है। अब देखिए प्रताप और पराक्रम का वर्णन, अब आप खुद ही पढ़िए, जैसे ऐसे लग रहा है ना कि उनके प्रताप और पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं कि भय भज्जी बंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रणमुक्ति चले, मतलब देखिए पराक्रम प्रताप एकदम भौकाल, ठीक है, दबदबा। देखिए कह रहे हैं मरहट्टा धिट्ठा लगी इकट्ठा सोरठा भय पाए पले, ठीक है, देखिए दबदबा इनका एकदम पूरा। चंपारण कंपा पब्बई झंपा उथी उथी जीव हरे, काशी सर राणा की पहाड़ा बिज्जा हर बड़मंती वरे। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उनका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी में समझा जा सकता है। शुक्ल अगर किसी के समय को इस तरह डिफाइन कर रहे हैं तो परीक्षा की दृष्टिकोण से वो कवि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनका समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग ये जान गए अगर विद्याधर को सामयिक कवि माना जाए तो उनका समय क्या हो जाएगा, 13वीं शती हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये पंक्ति भी पूछी जा सकती है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद रसायनी वही थे, कौन, नागार्जुन। अब देखिए सारंगधर नाम के कवि जिनकी चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत करते हैं और ये बताते हैं कि इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि आदिकाल के वे कौन से कवि हैं जिनका आयुर्वेद नामक ग्रंथ है या आयुर्वेद का ग्रंथ प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सारंगधर ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे और ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके संदर्भ में ये सब अच्छी अच्छी बातें कही, ठीक है। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया। मतलब हम लोगों ने देखा कि सारंगधर पद्धति नाम से क्या एक सुभाषित संग्रह है और अपना परिचय भी दिया, ठीक है, परिचय भी दे दिया। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर
महाराज हम्मीर देव के प्रधान सभासदों में कौन थे? राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास नाम के 3 पुत्र हुए। माने ठीक है, राघव देव देव के, ठीक है, राघव देव कौन था? तो महाराज हम्मीर देव के प्रधान सभासद थे। उनके 3 बच्चे हुए, दामोदर, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से, भोपाल, दामोदर और देवदास। अब दामोदर के 3 पुत्र हुए, माने दामोदर। अब सारंगधर के पिता का नाम क्या है? दामोदर है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। अब देखिए हम्मीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए। अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे माने बाद में, अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण मानना चाहिए। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं आचार्य शूल्य की सारंगधर के ग्रंथों का समय अगर आपको पता करना है तो आप ये समझिए कि 14वीं शताब्दी का अंतिम चरण मानना चाहिए। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सारंगधर पद्धति में बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए, जिनमें बीच बीच में देश भाषा के काव्य आए हैं। और ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ ले कि आदिकालीन वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए, और विकल्प में सारंगधर पद्धति हो तो सारंगधर पद्धति लगा दीजिएगा। इसमें क्या हुआ, देश भाषा के काव्य भी आए हैं बीच बीच में। उदाहरण के लिए श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक देखिए, ठीक है। मल्लदेव राजा है, उनकी प्रशंसा, ठीक है, में यह कहा गया। अब देखिए क्या कह रहे हैं, नूनम बादल छाई खे पसरी निस्राण शब्द खरा है, शत्रुम पाणी लुटाली तोड़ हनिसौ एवं भड़ंतुद भट्टाह झूठे गर्भ भरा मघाली सहसो रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जा शरणम श्रीमल्ल देवम विभूम। ठीक है, अब देखिए कह रहा है नूनम बादलम छा खेर पसरी निस्राण शब्द खर है। अब किसकी प्रशंसा में ये कहे गए हैं? ठीक है, तो श्री मल्लदेव की प्रशंसा में ये सारी बातें कही गई हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने सारंगधर में ये पढ़ा, ये अच्छे कवि सूत्रकार थे, इनका आयुर्वेद ग्रंथ भी प्रसिद्ध था। सारंगधर पद्धति में सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिए गए हैं। ठीक है, अब जैसे आपसे प्रश्न पूछ ले कि आदिकाल का वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, ठीक है, तो बहुत कठिन प्रश्न हो गया। हम लोगों ने ये देखा प्रिय विद्यार्थियों की रणथंभौर के एक प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव थे, उनके प्रधान सभासदों में बाहु थे राघव देव के 3 पुत्र थे, दामोदर, देवदास और भोपाल। भोपाल आपको लग सकता है नाम है, जगह का स्थान है, लेकिन ये नाम है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा दामोदर के 3 पुत्र हुए, जिसमें सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण और सारंगधर। ठीक है, तो हमें ये बात स्पष्ट हुआ कि सारंगधर के पिता का नाम दामोदर और दामोदर के पिता का नाम क्या है? राघव देव। ठीक है, अब देखिए शुक्ल क्या कह रहे हैं, परंपरा से प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने हम्मीर रासो नाम का एक वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की है। ठीक है, अब देखिए माने एक बात परंपरा से प्रसिद्ध है कि हम्मीर रासो नामक ग्रंथ किसका है? तो सारंगधर का है। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हम्मीर रासो का नाम मिलता है। ठीक है, हम्मीर रासो प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई वीरता आदि के कई पद छंदों के उदाहरण मिले। अब जैसे आपसे पूछ ले हम्मीर की चढ़ाई वीरता आदि के कई पद छंदों के उदाहरण मिलते हैं किस ग्रंथ में, और उसमें हम्मीर रासो भी हो प्रिय विद्यार्थी हो, तो सब लोग हम्मीर रासो लगा देंगे, लेकिन ध्यान दीजिए यही शुक्ल की विशेषता है, यही इनके पुस्तक की विशेषता है। ये इसीलिए प्रोफेसर इन पुस्तकों को बहुत पसंद करते हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई वीरता आदि के कई पद छंदों के उदाहरण मिले। ठीक है, मैंने प्राकृत पिंगल सूत्र में हम्मीर की चढ़ाई वीरता और के पद मिल रहे हैं, ना कि कह रहे हैं कि हम्मीर रासों में। ठीक है, हम लोगों को छोटी छोटी बातें ऐसे ध्यान रखना है। अब देखिए कह रहे हैं अतः ऐसे कुछ पद आगे दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पद में क्या है। कह रहे हैं धूरा मारी ढिल्ली मह मुच्छिय मेछ शरीर सुर जज्जल्ला मंतीवर चलिय वीर हम्मीर पाउभर मेड़ी कंपई दिगमगड़ अंधार दोली सुर अच्छा यही दिगमगड़ अंधार आण खुर साड़ुक उल्ला दरमरी दमस बीपक मारु ढिल्ली में ढुल्ला। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों ये पंक्ति जो है, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि हम्मीर रासो की पंक्तियां हैं ये। ठीक है, और हम लोग जब ये देखेंगे कि इसमें, अब देखिए अब कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि हम्मीर किया, देखिए हम्मीर आया है, ठीक है, हम्मीर आया है, ठीक है। अब देखिए इससे हम क्या, हम लोग सही कर सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है,
अगला देखिए, अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली में ढोल बजाया गया, ठीक है, दिल्ली में ढोल बजा, नगाड़े संग ढोल बजा, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए, अरे बाप रे। आगे मंत्रीवर जज्जल को करके वीर हम्मीर चले, चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है, दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया, धूल सूर्य के रथ को आच्छादित करती है, ओल में खुरासानी ले आए विपक्षियों को दल मल कर दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया, दिल्ली मांडल्ला। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं आगे। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पिंधौ दृढ़ सन्नाह बाह ऊपरी पत्थर दई, बंधु समधि रण धसेऊ साही हम्मीर बाण लई, अड्डू रह पह भमऊ खग रिपु सही झल्लऊ, पत्थर पत्थर ठेली पेल्ली पब्बऊ अफालऊ, हम्मीर कज जज्जल भड़ई कुहाड़ल मह मई जलऊ, सुलितान तीस करवाल दई, तज्जी कलेवर दिए चलऊ। ठीक है, दृढ़ सन्नाह पहने वाहनों के ऊपर पखरे डाली, बंधु बांधवों से विदा लेकर रण में धसा हम्मीर शाही। ठीक है, हम्मीर शाही का वचन लेकर तारों को नवपथ में फिराऊं, तलवार शत्रु के सिर पर जड़ू, पाखर से पाखर ठेल पेल कर पर्वतों को हिला डालू। जज्जल कहता है कि हम्मीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ, सुल्तान के सिर पर खड्ग देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊं। अब देखिए आगे पंक्ति क्या है, पौभर दर मरु धरड़ी तरड़ी रह धुल्लई झम्पीय, कमठ पिठ टरपरीय मेरु मंदर सिर कंपीय, कोहे चलीय हम्मीर वीर गौजूह संजुते की, औ कठ हाकंद मुछ मेलिच के पुते, चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी, सूर्य का रथ धूल से ढक गया, कमठ की पीठ तरफड़ा उठी, मेरु मंदिर की चोटियां कंपित हुई, गजयूथ के साथ वीर हम्मीर क्रुद्ध होकर चले, मलिच्छों के पुत्र हाँ कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं शुक्ल, कह रहे हैं अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यही समाप्त नहीं होती है। यदि 50-60 वर्ष पीछे माने बाद में विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान ने बीच बीच में देशभाषा के भी कुछ पद रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुका था। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रेसन जब विद्यापति के पदों को का ग्रहण कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा था कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हैं। ठीक है, आपसे पूछे, ठीक है, अब देखिए ये बात क्या है, प्रसिद्ध भाषा तत्वविद जॉर्ज ग्रेसन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, तब उन्हें क्या पता लगा कि कीर्तिलता कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उन्हीं उनकी लिखी है। पर उस समय इनमें से किसी का पता ना चला। ठीक है, लेकिन शुक्ल कह रहे हैं, आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं पर उस समय इनमें से किसी का पता ना चला। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हर प्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे, वहां राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली जिसकी नकल उन्होंने ली। अब देखिए ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है, कि नेपाल से लाया कौन, तो पंडित हर प्रसाद शास्त्री, ठीक है, राजकीय पुस्तकालय से, ठीक है, एक प्रति उन्हें मिली। अब देखिए जिसकी नकल उन्होंने ली। अब देखिए आगे देखिए, कह रहे हैं इस पुस्तक में, ठीक है, माने कीर्तिलता में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुण, ग्राहकता आदि का वर्णन बीच में कुछ देश भाषा के पद रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पे, छंद, गाथा आदि छंदों से किया गया है। ठीक है, इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है, इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। ठीक है, नमूने के लिए एक उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए नमूने के लिए उदाहरण ले लीजिए। अब देखिए आपको सोचते चलना है प्रिय विद्यार्थियों, ये कीर्तिलता से पंक्ति है। ठीक है, ये कीर्तिलता से पंक्ति है। हाँ, अब देखिए कह रहे हैं रज लुद्ध असलान बुद्धि विकम भले हगल, पास बैसी विश्वासी राय गणेशर, मारल मारंत राय रडोल पडु, मेनी हाहा सद हूँ
सुर राय नयर नर अर रमणी बाम नयन पफुरीय धुआ। ठीक है, हम कैसे याद करेंगे, देखिए हमने जो राय राय शब्द देखा इसमें, ठीक है, विद्यापति, ठीक है, विद्यापति कीर्तिलता, ठीक है, राय हारल मारल, ठीक है, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको आपको पकड़ना होगा। ठीक है, अब देखिए, या तो आप ऐसे ध्यान दिए राय राय राय, ठीक है, कीर्तिलता ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, राय 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 कीर्तिलता या कीर्ति राय ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है। ठीक है, एक विशेषता हमें पता चला कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। जो अपभ्रंश की विशेषता यह है कि इस अपभ्रंश की पूर्वी अपभ्रंश है। फिर दूसरी विशेषता कह रहा है कि विद्यापति ने के अपभ्रंश की यह है कि प्रायः कुछ माने पूर्वी अपभ्रंश भी है, और दूसरी विशेषता है कि देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। ठीक है, अब देखिए तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बधी नहीं है उसमें, जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है। कह रहे हैं पुरुषतेन पुरीसौ नहीं पुरीसौ जन्म मतेन जल जलदानीन हूँ जलओ न हूँ जलओ पूंजियो धूमो। ठीक है, अब ये भी पंक्ति किसकी है, विद्यापति की। अब कह रहे हैं वैसे इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है। अब देखिए बोली वाला देश भाषा बोली वाला उदाहरण देखिए, कतहु तुरुक बरकर बार जाए ते बेगार धर धरी आने बाभन बरुआ मथा। अब देखिए इसमें देश भाषा ना बाभन शब्द, ठीक है, मथा चढ़वाई गाय का चुरुआ हिंदू बोले दोहराई निकार छोटा तुर्का भवकी मार। ठीक है, अब आपको ये लग सकता है प्रिय विद्यार्थी तो कबीर की पंक्ति है। ठीक है, ऐसे आप गलत कर सकते हैं, तो यहाँ ध्यान से तुरंत लिखेंगे कि विद्यापति की पंक्ति है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। बहुत कठिन करेगा तो कहेगा इसमें प्रदर्शित है देश भाषा या बोली की देश भाषा का, या फिर कहेगा टकसाली अपभ्रंश का, ऐसे प्रश्न बना सकता है। अब देखिए आगे क्या सूत्र कह रहे हैं। ठीक है, अब आज जो है हम लोगों का अपभ्रंश काव्य समाप्त हो जाएगा और कल से हम लोग प्रकरण तीर वीर गाथा काल देश भाषा काव्य को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब दिए जा चुके हैं उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बधी हुई चलती रही। ठीक है, भले अपभ्रंश के प्रमाण मिल रहे हैं, अपभ्रंश के ग्रंथ मिल रहे हैं, अपभ्रंश भाषा, लेकिन ये है कि ना अब जैसे पुराने से थोड़ा थोड़ा बधा हुआ है। जैसे भारतीय युग में क्या था, ब्रज क्या रीति काल में ब्रज था तो क्या समाप्त हो गया, नहीं, प्रभाव था, वो अलग बात है कि ठीक है फूलों का गुच्छा, दशरथ बिलाप वो खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कह रहे हैं बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। ठीक है, उपकार नगर विद्या वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी उ उ अ आर न अर विज्जा अण बनाकर ही रखे जाते थे। जा सुतास ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था। प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है, जैसे जुब्बड़ गयूम न झूरी गए को यौवन को न झूर गए यौवन को ना पछता। ठीक है, इसमें क्या है, अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषण के उदाहरण इसमें मिले। अब जैसे इसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है, वो पंक्ति दे देगा पूछेगा इसमें उदाहरण मिले हैं। ठीक है, तो कृदंत विशेषण कृदंत विशेषणों में मिलता है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में क्यों संदेह हो सकता है। ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त हो गई, त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। और यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्ति होती गई, त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। यह कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने अपभ्रंश काव्य को पढ़ा। ठीक है, हम लोगों ने इसमें किसको किसको पढ़ा, तो हम लोगों ने देवसेन से अपनी बात शुरू की। ठीक है, हम उसके बाद हम लोगों ने सिद्धों को पढ़ा,
हम लोगों ने ये देखा कि भरत मुनि ने जो है अभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा। ठीक, हमने देखा अभ्रंश नाम सबसे पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता घोषेन को क्या संस्कृत प्राकृत अभ्रंश तीनों का कवि कहा। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा भामह ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। ये सारी बातें, फिर हम लोगों ने देवसेन की प्रसिद्ध पंक्ति को देखा जो दृढ़ शासन भाषेउ और उनकी श्रावकाचार रचना को पढ़ा। ठीक है, फिर हम लोगों ने 84 सिद्धों को पढ़ा, फिर नाथ को पढ़ा, गोरखनाथ को पढ़ा। और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने हेमचंद से अपनी बात शुरू की। ठीक है, और हेमचंद को पढ़ने के बाद सोमप्रभु सूर्य को पढ़ा, जैनाचार्य मेरुतुंग को पढ़ा, फिर हम लोगों ने विद्याधर सारंगधर को पढ़ा और अंत में, ठीक है, कीर्तिलता के विषय में जानते हुए अभ्रंश काव्य की समाप्ति हुई। ठीक है, अब देखिए, अब हम आदिकाल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, वन लाइनर प्रश्न है जो परीक्षा में आए हुए हैं, इससे हमारी तैयारी और अच्छी होगी। ठीक है, अब देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में प्रश्न आया कि जैन साहित्य काव्यधारा का ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, क्या सालभद्र सूरी का है? हाँ, सालभद्र सूरी का है। अब देखिए, अगला प्रश्न है शिलांकित रचना है और उसमें विकल्प में था राउरबेल। ठीक है, हम लोगों ने कहा शिलांकित कृति है, चंपू काव्य है। ठीक है, और इसमें क्या है, कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। ठीक है, अब देखिए, तो राउरबेल सही हो गया। जसहर चरित्र के लेखक कौन है? ठीक है, हम लोगों ने विद्यार्थियों देखा था कि जसहर चरित्र या यशधर चरित्र, ठीक है, ये ग्रंथ किसका है? इसी का दूसरा नाम है, ठीक है, पुष्पदंत का। हम लोगों ने देखा था 63 महापुरुष गुणावलंकार माने महापुराण, ठीक है, पुष्पदंत का है। रय कुमार चरियो नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो नाग कुमार चरित, मतलब इसका दूसरा नाम नाग कुमार चरित है और इसे किसने लिखा? तो पुष्पदंत ने लिखा। हम लोगों ने शुक्ल को पढ़ते हुए देखा था कि आदि पुराण उत्तर पुराण जो है पुष्पदंत की रचना और ये चौपाई में रचित है। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न हम लोगों ने अभ्रंश काव्य के अंतर्गत पढ़ा था। दब शहाव प्रयास नामक अभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? तो देवसेन ने की। ठीक है, इसका दूसरा नाम हम लोगों ने पढ़ा था द्रव्य स्वभाव प्रकाश। द्रव्य स्वभाव प्रकाश हम लोगों ने इसका दूसरा नाम पढ़ा था। अब देखिए, खंड काव्य है संदेश रासक। ठीक है, हरियाणा में पूछा असिस्टेंट प्रोफेसर में। अलवार संतों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो अलवार संतों की संख्या 12 है। ठीक है, कैमासवध ग्रंथ की प्रमुख घटना किसकी? कैमासवध किससे संबंधित है? ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो से है। अब कह रहे हैं अभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है। ठीक है, अभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र ग्रंथ कौन सा? पौम चरियु स्वयंभू का। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की अगर हमसे भाषा पूछे तो प्रिय विद्यार्थियों हम बताएंगे कि डिंगल है। ठीक है, अभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है, माने जो अभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना हो, बीसल देवरासो है। ठीक है, अब देखिए, पंडीय साल सत्य बखाड़ई देही बुद्ध बसंत नजाड़ई डी ट्रिपल एस बी पीजीटी में, और शुक्ल की पंक्ति है, मतलब शुक्ल की पुस्तक में दी हुई पंक्ति है ये। ठीक है, सहरपाद की है। हम लोगों ने देखा था रवि शशि शब्द अगर यूज करेंगे तो भी सहरपाद की रचना होगी। अब देखिए, हमसे पूछ रहे हैं, आज ही हम लोगों ने देखा था कि वह ग्रंथ आला, जिसमें आला उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्व लड़ाई का वर्णन है। ठीक है, विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा था कि वह ग्रंथ जो है जिसमें आला और उदल नामक वीरता पूर्व नामक वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाई का वर्णन है, तो परमाल रासो। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है, तो स्वयंभू को पहला कवि माना है। अगर हमसे पूछे नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन है, तो गोरखनाथ के हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है पृथ्वीराज रासो, यह भी शुक्ल से प्रश्न है। शुक्ल जी लिखते हैं कि इनका जो चंबलदाई हिंदी का प्रथम महाकाव्य और ये हिंदी के प्रथम महाकवि है। ठीक है, ऐसा लिखते हैं वो। अब देखिए, हमसे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों की प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तविद का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हमसे यह भी पूछा जा रहा है कि पंक्ति बताइए, गोरी सेवे सेज पर मुख पर डारे खेस, चल खुसरो घर आपने रैन बहु चहुदेश, किसकी पंक्ति है? तो अमीर खुसरो द्वारा रचित है। हमसे पूछा गया आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की, तो हम लोगों ने देखा अमीर खुसरो ने रचना की। विद्यापति दरबारी कवि थे। ठीक है, विद्यापति की तो कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। शिव सिंह का भी मिलता है, तो विकल्प में कीर्ति सिंह रहा होगा। अब देखिए, सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। ठीक है, शहरपाद देखिए यहाँ गलत कर दिए, सिद्धों और नाटों की सूची में उभयनिष्ठ मतलब कौन सिद्ध और नाट दोनों में थे। ठीक है, ये गलत है। इसमें इसमें नाच गोज या गोज नाच माने गोरखनाथ, जलंधर,
चरपट, ठीक है, और नागार्जुन ये आते हैं। ठीक है, अब देखिए आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है परमाल रसो, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवर राय। अब देखिए ये कथन अभी जब हम लोग विद्यापति को पढ़ेंगे आचार्य शुक्ल से प्रकरण 4 में फुटकल रचनाओं में तो ये आएगा। कह रहे हैं आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी का उक्त कथन, ठीक है, आशय है कि विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। देखिए अब यहाँ ये पूछा, कभी कभी ये पूछ रहा है कथन किसका है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है पहले जैसे गाथा या जब हम लोगों ने अभ्रंश काव्य शुरू किया था तब भी इनको पढ़ा था, सामान्य परिचय में ये कथन आया था, ठीक है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से, ठीक है, अभ्रंश या लोक प्रसिद्ध काव्य भाषा का बोध हुआ। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में रिक्त स्थान होगा तो दोहा या दुहा हम लोगों ने पहले ही बता दिया। अब देखिए हमसे कह रहा है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान थे तो डॉक्टर बूलर थे, ठीक है। अब देखिए राउरबेल से बार बार प्रश्न बन रहा है। अब देखिए गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है तो राउरबेल है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठ योग साधना। पाहुड़ दोहा, ठीक है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है तो राम सिंह है। मैं हिंदुस्तान की टूटी हुई यह कथन किसका तो अमीर खुसरो का है। देसिल बैना सब जन मिठा, देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार कौन है विद्यापति है। सारंगधर पद्धति देखिए आज हम लोगों ने देखा, विधा पूछ रहे तो सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था ना कि, और इस पे हम लोगों ने जोर भी दिया था प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने यह एकदम स्पष्ट बात करना चाहा था या बात भी किया था कि सारंगधर पद्धति क्या है, इसमें क्या है सुभाषित संग्रह। हम लोगों ने यह भी देखा था कि इसमें सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं जिसमें बीच बीच में देश भाषा के काव्य आए हैं। मैथिल कोकी के नाम से जाने जाते हैं तो विद्यापति जाने जाते हैं। हमसे आगे पूछा जा रहा है कि विद्यापति की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में प्रेरित हो गई, ठीक है। यह कथन किसका, माने 7वीं से 11वीं अभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वो हिंदी में प्रेरित हो गई, यह कथन किसका है तो चंद्र शर्मा गुलेरी का है, ठीक है। पुरानी हिंदी शब्द दिख गया ना, पुरानी हिंदी शब्द अगर कहीं दिख जाए, ठीक है, तो फिर सोचिएगा तो इन्हें खोजिएगा पुरानी हिंदी, ठीक है। अब देखिए पृथ्वीराज रासो में समय है 69 समय है, अच्छा प्रश्न है ये, 68 छंद 69 समय। चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अभ्रंश को पुकारा है पुरानी हिंदी के नाम से। वह रचना जो अभ्रंश की नहीं है चित्रावली विकल्प में रहा होगा, ठीक है। ब्रज में है कि अवधि में है आप बताएंगे। अब देखिए विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र के लेखक है माधव प्रसाद मिश्र। थोड़ा डिफरेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। विशुद्ध चरितावली के लेखक कौन है, द्वितीय पीजीटी में पूछा, रिपीट कर सकता है, अच्छा प्रश्न दिख रहा है ये, तो हम याद करते हुए इसको चलेंगे। विशुद्ध चरितावली माधव प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। वह कवि जिसको हिंदी में राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया, ठीक है, मतलब हिंदी में राजशेखर, हिंदी का राजशेखर किसे कहा गया तो विद्यापति को कहा गया, ठीक है। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है तो विद्यापति हैं। अपनी पहली और मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं तो अमीर खुसरो जाने जाते हैं। आदिकाल के साहित्य में क्या उपेक्षित रहा, राष्ट्रीय चेतना का अभाव रहा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी तो डिंगल पिंगल डी ट्रिपल एस बी पीजीटी में पूछा। पुस्तक जल्लड़ हथ दय चली गज्जन रिपकाज, यह पंक्ति किस कवि संबंधित है तो चंद्रबलदाई से, और ये सब हम शुक्ल की बुक में पढ़ेंगे हम लोग अभ्रंश प्रकरण 3 में जो देश भाषा या वीरगाथा काव्य है। अब देखिए रणमल छंद के रचयिता कौन है तो श्रीधर जी हैं, ठीक है। रणमल छंद के रचयिता हमसे पूछे तो श्रीधर, ठीक है। अगर प्रिय विद्यार्थी हमसे पूछे रणमल छंद के रचयिता कौन है तो श्रीधर है। अगर हमसे पूछ ले विशुद्ध चरितावली किसका है तो विशुद्ध चरितावली माधव प्रसाद मिश्र जी का है। अब देखिए हमसे कह रहे हैं आगे, अब देखिए पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता नवोदय में पूछा प्रश्न है, और देखिए ये भी शुक्ल जी से है जो उन्होंने पूरा वृक्ष बनाया है, उनके जीवन से संबंधित पिता माता से उसी से प्रश्न है। सोमेश्वर नाम था, ठीक है। पिता का नाम तो सोमेश्वर था
माता का नाम क्या था, आप कमेंट करके हमें बताएंगे, पक्का कमेंट करिएगा। अब देखिए, प्राकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश से, ठीक है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी, देखिए ये भी प्रश्न बन गया, शुक्ल से ही प्रश्न है। गोरा बादल की कथा रचित है जटमल द्वारा। नाथों की संख्या देखिए 9, ठीक है, सिद्धों में सबसे पुराने सहरपा। खुमार रासो तो खुद दलपति विजय रचनाकार थे। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। बीसल रासों के रचनाकार कौन है, तो नरपति नाल है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। अगर हमसे पूछे विद्यापति किसके आश्रित थे, तो देखिए शिव सिंह इस विकल्प में, तो शिव सिंह नहीं, कीर्ति सिंह है तो कीर्ति सिंह। पृथ्वीराज तो अनुरुक्त था तो संयोगिता के प्रति, ठीक है। नाथ संप्रदाय में, अब देखिए हम लोगों ने इस पे बात किया था, जीआईसी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जीआईसी का फेवरेट क्वेश्चन है। पूछा ये कि नाथ संप्रदाय में हठियो का अर्थ है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्रमा है। सिद्ध साहित्य से संबंध नहीं है, ठीक है, गोपी चंद का। अब देखिए राउर बेल, अब देखिए राउल बेल से पुनः प्रश्न एलटी में पूछा। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। हिंदी के इतिहासकार जिनके मतानुसार सालभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि, माने यहाँ ये पूछा जा रहा है सालभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो जाकर गणपति चंद्रगुप्त ने माना, ठीक है। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पुनः प्रश्न है। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का, ठीक है, आविर्भाव समझना, आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता था। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ से बना, ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए प्रकरण 2 का जो एकदम शुरुआती लाइन है ना, वहीं से प्रश्न बना दिया, ठीक है। प्रकरण 2 से जो उसका शुरुआती जो चरण है ना, वहीं से प्रश्न बन गया, ठीक है। प्रकरण 1 के शुरुआती भाग से ही जब शुक्ल लिखते हैं सामान्य परिचय में कि प्राकृत की अभ्रम अवस्था से ही, तो ये प्रकरण 1 का जो पहला लाइन है उसी से प्रश्न है, ठीक है, प्रकरण 1 के पहले लाइन से प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए आदिकाल से संबंधित कवि हैं, देखिए ये बताने का ये प्रयास है ना कि आप समझिए कि शुक्ल का बुक कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप ये समझिए कि आदरणीय शुक्ल जी को पढ़ने से ही बेड़ा पार हो पाएगा, अब ये समझिए आप। अब देखिए आदिकाल से संबंधित कवि हैं अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र। वह कवि जो रासो ग्रंथकार नहीं है, विद्याधर। भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी हमारा कंतु, आज ही हम लोगों ने पढ़ा, हेमचंद की पंक्ति है। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ठीक है, उनका ये कथन है, वहीं से देखिए 2-2 प्रश्न टूट के आए, और ये प्रश्न देखिए भर भर के परीक्षाओं में पूछे गए, ठीक है। प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, राहुल संकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले प्रथम बौद्ध सिद्ध हैं, ठीक है, तो सहरपा है। आपको ऐसे पता चल जाए चर्या गीत, ठीक है, दोहा कोश किसकी रचना है, तो सहरपा की। अगर हमसे चर्या पद पूछ ले तो सहरपा की रचना है। मोरा जोबना नवील रा भयो है गुलाल, ठीक है, कैसे गर्दीनी कैसी मोरी माल। अब देखिए ये प्रश्न पूछा ही नहीं कि इसमें क्या पूछना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।